हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। बच्चों क्या हाल है भाई सबके। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां पर पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के जो तुम्हारा ये चैनल है, इस पर तुम्हारी बोर्ड बूस्टर सीरीज चल रही थी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जहां पर हम हमारा आज की क्लास में एक बिल्कुल ही नया चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इससे पहले की जो बोर्ड बूस्टर सीरीज की क्लासेस हुई हैं बच्चों, उसमें हम ऑलरेडी हमारा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल और वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स कर चुके हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास में अभी अभी आए हैं और जो पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, मैं बता दूं इससे पहले मैंने एक घंटे में 1 घंटे और सवा घंटे यानी कि 1 घंटे 15 मिनट में तुम्हारा बहुपद और वास्तविक संख्या वाले चैप्टर की वीडियो बनाकर डाल रखी है। तो जाकर जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, आप लोग वो भी देख सकते हो और अपना वास्तविक संख्या और बहुपद को पक्का कर सकते हो अपने आने वाले बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। अब देखो, बात आई बोर्ड के एग्जाम की निकलकर, तो मेरे लाल जैसे मैं भी खुद भी भाई हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूं, ठीक है, और बोर्ड के एग्जाम से मुझे एक ही चीज याद आती है कि भाई हमें लॉन्ग क्वेश्चन करने पे थोड़ा हमें टाइम देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि 4 मार्क्स वाले 3 मार्क्स वाले ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो बेटा ये वही चैप्टर है जिसमें से 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये वो चैप्टर है बच्चों तुम्हारा जहां से तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भर भर के। ठीक है, यहां से तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भर भर के, है ना। तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं भैया, यहां से तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चन बढ़िया वाले। ठीक, 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हें इसमें से देखने को मिल जाएंगे। तो तुम लोगों को ये चैप्टर की जो वीडियो है ये पूरी की पूरी, या ये जो क्लास है, ये बिल्कुल मिस नहीं करनी है ना बच्चों। तो ये क्लास तुम लोग बिल्कुल मिस नहीं करोगे, और इस पूरी क्लास को अगर तुमने देख लिया, अगर तुमने ये वाली पूरी क्लास देख ली, तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पूरा का पूरा चमका दूंगा मैं, एक एक चीज। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में तुम्हारे पास पढ़ने के लिए क्या क्या है। तुम्हारे पास पढ़ने के लिए है तुम्हारा सबसे पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पता होगा तो मैं तुमसे बातचीत तो क्या ही करूंगा, है ना। ये तो कहूंगा नहीं, ओए सुन इधर आइयो, ऐसे कह के बात करोगे कि इससे कितनी बदतमीजी लग रही है ना। लेकिन अगर मैं कहता हूं बेटा राहुल इधर आओ, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो वही है कि जब तक नाम के बारे में नहीं पता होगा, बंदे के बारे में नहीं पता होगा, तो हम काम नहीं कर सकते, हम बात नहीं कर सकते। तो सेम चीज है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर को समझना है तो पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझना पड़ेगा। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को समझना पड़ेगा मेरे लाल। और इसके अलावा फिर देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना, ये जो हल है ना बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, ये हल जो है इसी में से तुम्हारे 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और हल करने की हमें 3 विधियां पढ़नी है, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, बड़ी प्यारी प्यारी विधियां हैं ये, बहुत ही प्यारी प्यारी विधियां, ऐसे एकदम क्या ही कह दिया। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे ग्राफीय विधि से, फिर प्रतिस्थापन पे चलेंगे, फिर विलोपन पे, है ना बच्चों। तो तैयार हो सब? नहीं जल्दी बताओ यार, तैयार हो कि नहीं। अगर मैं सुबह सुबह तैयार होके एकदम ऐसे आ सकता हूं रिकॉर्ड करने के लिए तुम लोगों के लिए क्लास, तो तुम लोग तैयार नहीं हो सकते? पेपर पेन निकालो जल्दी, फिर शुरू करते हैं। चलो 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 चलो, देखो भाई, तो शुरू करते हैं अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है हमारा जोड़ा। ठीक है, यानी कि पेयर। जैसे कि तुम्हें क्या देखने को मिलता है, जूतों का पेयर, है ना। वैसे तो मेरे जूते ऊपर तक आए नहीं, मैंने कोशिश करी थी, बट हाँ, क्योंकि देखो जोड़े में क्या होता है, 2 चीजें होती है। जैसे जूतों का पेयर, जूतों का जोड़ा, तो उसमें क्या होता है, उसमें 2 जूते होते हैं। ठीक है, इयररिंग्स जो लड़कियां कान में पहनती हैं, जिस पर तुम्हारी नजरें बहुत ज्यादा जाती हैं, ठीक है, वो क्या है भाई, वो पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक कान में पहन लेते हैं, दोनों में पहनती हैं वो, सीधी सी बात है। तुम्हें ज्यादा पता होगा, तुम निहारते हो। ठीक है,
अगली बात की अगर मैं बात करूं, उसके अलावा और क्या आता है भाई पेयर में? बहुत सारी चीजें हैं जो पेयर में आती हैं, ठीक है। तो अब उन्हीं बच्चों पेयर को हम क्या बोलते हैं? जोड़ा बोलते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है? यहां पर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण लेंगे, कितनी? दो। हम यहां पर दो चर वाली रैखिक समीकरण लेंगे, उसे हम क्या बोल देंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, खत्म बात। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होंगे, बहुत सारे बालक हमारे ऐसे होंगे कि जिन्हें यही नहीं पता कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, क्योंकि उन्होंने क्लास 9th में इस चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा। तो मेरे लाल, आज की क्लास में देखो, सीधी सी बात है, तुम कमल भैया की क्लास में आए हो, अब खाली हाथ तो जाने दूंगा नहीं मैं तुम्हें, चाहे तुमने पढ़ा हो बेसिक से या ना पढ़ा हो, खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। तो सारी चीजें बिल्कुल ऐसे बेसिक से लेकर चलेंगे और सीधा तुम्हें टॉप तक पहुंचाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले शुरुआत में कर रहा हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण से, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो बेटा देखो, हमारा समीकरण लिखी मैंने। समीकरण क्या होती है? सबसे पहले समीकरण की बात करें तो बेटा समीकरण होती है जहां पर आपके पास LHS हो, RHS हो और एक बराबर का चिन्ह हो या तुल्यता का चिन्ह हो। मतलब आपके पास एक वाम पक्ष होना चाहिए, एक दक्षिण पक्ष होना चाहिए और एक तुल्यता का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहां पर समीकरण लिख दी, 2x + 3y - 3 = 0। तो देखो, इसमें LHS है, इसमें RHS है और इसमें बराबर का चिन्ह यानी कि तुल्यता का चिन्ह है। अब यहां पर बच्चों देखो, ये जो x और y हैं, ये जो x और y हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? ये जो x और y हैं बच्चों, क्योंकि देखो यहां पर x और y ऐसी चीजें हैं जिनका मान तुम्हें नहीं पता है, जिनका मान तुम्हें नहीं पता है। क्या नहीं पता है? मान नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिनका, ऐसे पद जिनका मान हमें नहीं पता होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं बच्चों हमारे चर। क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम बोलते हैं हमारे चर, ठीक है। जैसे कि x और y। अब देखो 2, 3 और 3 यहां पर लिखा हुआ है। अब तुम्हें पता है 2 का मान तो 2 ही होता है ना, या 3 का मान तो 3 ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग होगा। तुमने क्लास 9th में पढ़ा था 2 का मान 2 और क्लास 1st में भी पढ़ा था 2 का मान 2, वो तो कभी नहीं बदला, आज तक नहीं बदला। लेकिन ये जो x है, इस x का मान कुछ भी हो सकता है। इस x का मान 1 भी हो सकता है, इस x का मान -3 भी हो सकता है और इस x का मान 1000 भी हो सकता है। सीधी सी बात है। तो बेटा जिनका मान बदलता रहता है उसे हम बोलते हैं चर, और जैसे इन भाई सब का मान नहीं बदलना, तो ये क्या है? ये है हमारे अचर, ये है हमारे अचर। तो अब दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है बेटा? देखो, तो दो चर वाली रैखिक समीकरण वो समीकरण होती है जिसमें हमारे पास कम से कम दो चर हो, ठीक है। जैसे कि इस समीकरण की बात करें और इस समीकरण की बात करें, तो ये क्या है? यहां पर तुम्हारे पास बच्चों दो चर हैं, एक है x और दूसरा है y। तो यहां पर तुम्हारे पास दो चर हैं, तो ये समीकरण एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। ये समीकरण एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। लेकिन तुम देखोगे यहां पर खाली तुम्हारे पास एक ही चर है, वो है x। तो बेटा क्योंकि इसमें एक चर है, इसलिए बच्चों ये दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। ये दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। अब चर के अलावा रैखिक समीकरण होने के लिए क्या चाहिए? देखो, रैखिक समीकरण वो होती है जिसमें चर की अधिकतम घात हो एक। रैखिक समीकरण वो होती है जिसमें चर की अधिकतम घात हो एक, ठीक। जैसे कि अगर मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं एक समीकरण 2x की घात 2 - 5y + 7 = 0। तो भाई देखो, यहां पर तुम देखोगे तुम्हारे पास दो क्या हैं? चर हैं, एक x और y। लेकिन क्या ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है? क्या ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। चर की अधिकतम घात है 2, तो इसीलिए बच्चों ये एक दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। दो चर वाली रैखिक समीकरण होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि भैया आपके पास उस समीकरण में दो चर हो और उन दोनों चरों की अधिकतम घात यानी कि सबसे बड़ी घात जो है वो क्या हो? वो 1 हो, यानी कि 1 हो, ठीक है। जैसे कि ये हो गई, या फिर हम लिख लेते हैं 5u + 7v - 9 = 0।
ये भी क्या है, यहां पर देखो हमारे पास दो चर हैं, एक u एक v, ठीक है, और दोनों चरों की अधिकतम घात कितनी है, एक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा क्या बेटा, हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है, यानी कि जनरल फॉर्म जो होती है वो ये होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, जहां पर आपका a b और c जो है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, और a और b बच्चों यहां पर एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर तुमने एक साथ a और b को जीरो कर दिया तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, खाली c बराबर जीरो बचेगा, जो कि तुम्हारी एक दो चर वाली रैखिक समीकरण होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, वो समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में लिखे जा सकते हैं, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, ठीक है। अब बच्चों इन्हीं को ही मैं समझाते हुए रैखिक समीकरण युग्म पे चलूंगा, तो पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो जैसे कि अभी एक ये स्थिति दी हुई है, एक ये कंडीशन दी हुई है, इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैसे बदलेंगे। तुम्हें दिया हुआ है एक शहर में पेट्रोल का मूल्य 70 रुपए प्रति लीटर है, आजकल तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, ठीक है, गाड़ी निकालने लगो तो ऐसा लगता है कि भाई साहब हद है यार, इससे अच्छा तो रहने दो, बस से चला जाऊंगा मैं, ठीक है, वैसे ही मेरे पास गाड़ी है नहीं, मैं गरीब आदमी, बस से ही जाना पड़ता है मुझे यार, ठीक है। और हाँ मतलब क्या ही चल रहा है, क्या ही बताऊं मैं, कमेंट सेक्शन में तुम्हारे अलग ही मजे चल रहे हैं, ले लो बेटा ले लो मजे, ले लो, मेरे ही मजे ले रहे हो हैं। और तुम्हें लग रहा होगा कि कमल सर को हमने ऐसी चीज बोल दी, कमल सर तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए होंगे। भाई देखो अपन वो लोग हैं जिन्हें दूसरों के बोलने का फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। दूसरे क्या बोलते हैं उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए खुद से, तुम्हारी फैमिली से, ठीक है। तो उनका ध्यान रखो, वो तुम्हारा रखेंगे, ठीक। जाके दूसरों को बातें सुनाने से कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं निकाल पाओगे जिंदगी में, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करो, मजे करो अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ, एक शहर में पेट्रोल का मूल्य 70 रुपए लीटर है, यदि प्रयुक्त पेट्रोल 7 वाई लीटर तथा उसकी कीमत x है, तो इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई एक शहर में जो पेट्रोल का मूल्य है वो 70 रुपए लीटर है, ठीक है, और इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कितना पेट्रोल, इन्होंने कितने वाई लीटर पेट्रोल यूज किया है, ठीक है। तो और उस वाई लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है, x रुपए है, तो इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो बेटा खुद सोचो, तुम्हारा एक लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है, एक लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है भाई, सोच के देखो, तुम भी समीकरण बनाओ और मैं भी बना रहा हूं, तुम भी समीकरण बनाओ और मैं भी बना रहा हूं। एक लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है भाई, 70 रुपए, बहुत ज्यादा बढ़ गया पेट्रोल, आजकल महंगा हो गया है, इन्होंने पता नहीं कैसे अभी तक 70 रुपए लगा रखा है सवाल वालों ने, ठीक है। तो एक लीटर का अगर 70 रुपए है तो वाई लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 70 गुणा वाई, यानी कि 70 वाई, ठीक है। अब ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि वाई लीटर पेट्रोल का मूल्य जो है वो कितना है, x रुपए के बराबर है। तो वाई लीटर पेट्रोल का जो मूल्य है, वाई लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है बेटा, वाई लीटर पेट्रोल का मूल्य है हमारा कितना बच्चों, हमारा x रुपए, और हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वाई लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है, 70 वाई, तो हमारे पास आ गया 70 वाई बराबर x, या फिर हम इस 70 वाई को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ गया x माइनस 70 वाई बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या बन गई बच्चों, ये आपका जो कंडीशन आपने दी हुई थी उसकी क्या बन गई, एक समीकरण बन गई, जो कंडीशन आपने दी हुई थी उसकी एक दो चर वाली रैखिक समीकरण बन गई। यहां पर हमारे पास दो चर हैं x और y, दोनों चर की अधिकतम घात है एक, तो ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण। किसी को इसमें कोई दिक्कत है, बेसिक सी चीज थी, ठीक है, आगे आ जाओ। अब दो चर वाली रैखिक समीकरण का बच्चों हमारा हल क्या होता है और ग्राफ कैसे बनता है। तो देखो
हमारे क्लास 9th में तुमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। क्लास 9th में ही चैप्टर का नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो वहां पर हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उनका हल कैसे निकालते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, सब सीखा था। लेकिन मैं यहां पर तुम्हें दोबारा सिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कुछ नहीं आता, ठीक है। तो मुझे सारे बच्चों को साथ में लेकर चलना है। तो शुरू के 10 मिनट बाकी बच्चे क्या कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 के दो हल ज्ञात करने और आलेख खींचना है। तो बेटा देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं, इनके अनंत हल होते हैं, ये याद रखना। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, इस चीज को याद रखना। दो चर वाले, अगर तुम्हारे पास 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं, 1, 2, 3 या अनंत, तो सीधी सी बात है अनंत। दो चर वाले रैखिक समीकरण के रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, इस चीज को याद रखना। अब ये निकलते कैसे हैं बच्चों, ये निकलते हैं कंप्लीटली हिट एंड ट्राई मेथड से, ठीक है। हिट एंड ट्राई मेथड से निकलते हैं कैसे, देखो हमारा, और ये जो हल है दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल हैं, इसे निकालना सीख लो क्योंकि इसी से ही ग्राफ बनेगा। और आगे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो ग्राफीय विधि है उसमें इसका इस्तेमाल होगा। तो इसे समझ लो, ध्यान से सीख लो, सारे बच्चे कॉपी में नोट कर लो, भूलना मत, ठीक है। चलो तो देखो, हमें गिवन है x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो बेटा देखो, यहां पर टोटल चलता है हिट एंड ट्राई मेथड। मतलब हिट एंड ट्राई क्या, आप x का कोई भी मान निकालो y की वैल्यू आ जाएगी, y का कोई भी मान निकालो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां पर जो हल आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, वो हमेशा दो आएंगे, मतलब पेयर में आएगा, ठीक है। एक x का मान होगा, एक y का मान होगा। कैसे, देखो तुम यहां पर सबसे पहले रखते हो x बराबर 1 पर या x बराबर 0 पर। x बराबर 0 रखा तो क्या बनेगा भाई, देखो यहां पर तुम रखोगे x की जगह पर 0 रख दो, 0 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो 0 माइनस वाई कितना हो गया हमारा, माइनस वाई, ठीक है। माइनस का 3 इधर जाकर प्लस 3 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया माइनस 3 के। तो बेटा इस समीकरण का जो पहला हल हो गया वो क्या होगा, समीकरण का पहला हल हो जाएगा हमारा कितना, x का मान, देखो समीकरण के जो हल आते हैं वो हमेशा x, y के रूप में आएंगे, यानी कि पेयर के रूप में आएंगे। तो पहला मान x का मान कितना है 0, y का मान आ गया हमारा माइनस 3। अब क्या करो, अब एक काम करो, x का मान निकाल लिया, y का मान रख दो, इस बार y का मान 0 रख दो, y बराबर 0 पर क्या आएगा भाई, रखो y बराबर 0, देखो y बराबर 0 रखो, ये कितना होगा, x माइनस 0 माइनस 3 बराबर 0, माइनस 3 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, x माइनस 0 हो गया x, तो x बराबर आ गया हमारा प्लस 3 के। ये लो भाई, दूसरा कौन सा हो गया बच्चों, एक जो हमारा दूसरा हल है वो आ गया कितना, x का मान 3 है तो y का मान आ गया 0, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक। इसके अलावा तुम्हें तीसरा मान निकालना है तो क्या करो, x का मान 1 रख दो, तुम्हें y का मान मिल जाएगा, वो तीसरा हल आ जाएगा। चौथा हल निकालना है, y का मान 1 रख दो, तुम्हें x का मान मिल जाएगा। ऐसे ही तुम x के जितने चाहे उतने मान रखकर y के जितने चाहे उतने मान निकाल सकते हो, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल निकाल सकते हो दो चर वाले रैखिक समीकरण के, ठीक है। अब इसे कैसे आलेख पर दर्शाना है ये सीख लो। तो बेटा देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, ये एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है, इसीलिए इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। ये जो रैखिक शब्द है ना, ये इसीलिए आया है क्योंकि इन समीकरणों का जो ग्राफ होता है वो रेखा होता है, सरल रेखा होता है, इसीलिए रैखिक शब्द निकल के आया है, ठीक है। अब बनाते कैसे हैं, देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाने के लिए आपको कम से कम समीकरण के दो हल चाहिए, कम से कम समीकरण के दो हल चाहिए। जैसे कि मैंने यहां पर दो हल ऑलरेडी निकाल लिए, एक है 0, माइनस 3, एक है 3, 0, ठीक है। एक तुम्हें पता है यहां पर x निर्देशांक 0 है तो ये y अक्ष पर होगा,
और एक यहां पर हमारा क्या है, y निर्देशांक 0 है, तो ये x अक्ष पर होगा। तो अपना काम बहुत आसान हो गया है, ठीक है। आराम से इसे ग्राफ पे दर्शा लेते हैं। तो ये रहा तुम्हारा ग्राफ पेपर, ठीक है। पहला बिंदु है हमारा बिंदु A, यहां पर ये तुम्हारी x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई, यहां पर नंबर लिखे हैं, ये बीच में तुम्हारा मूल बिंदु हो गया 0,0, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले दर्शाना है 0,-3। तो 0,-3 देख लो क्या होगा, 0,-3। तो x हमें हमेशा पता है कि जो y अक्ष होती है, हमेशा y अक्ष पर x बराबर होता है 0 के, और हमेशा x अक्ष पर y बराबर होता है 0 के। ये चीज याद रखना है ना। तो पहला बिंदु है 0,-3। तो x निर्देशांक 0 यानी कि y अक्ष पर आ रही है समीकरण, तो y पर भी कहां पर आ रही है, -3 यानी कि नीचे की तरफ 3। तो -1 -2 -3 ये रहा। तो ये हो गया बिंदु A 0,-3। दूसरा बिंदु है हमारा 3,0 यानी कि x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 0। तो ये हो जाएगा 1 2 3 ये रहा। ये हो गया बिंदु B 3,0। अब देखो, या तो तुम डायरेक्टली इन तीनों बिंदुओं को मिला दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं तो तुम ऐसा कर सकते हो, इन दो बिंदुओं को मिलाने की जगह तीसरा बिंदु भी निकाल लो। तुम्हारा ग्राफ जो है वो और ज्यादा क्या बन जाएगा। देखो, जितने ज्यादा समीकरण के हल तुम निकालोगे, जितने ज्यादा समीकरण के हल निकालोगे, उतना एक्यूरेट ग्राफ बनेगा, ठीक है। तुम क्या कर लो, यहां से एक और हल निकाल लो, x बराबर 1 पर। अगर तुम x बराबर 1 रखते हो तो तुम्हारे पास क्या आएगा, x बराबर 1 रखोगे तो समीकरण बन जाएगी कितनी, 1 माइनस y माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से आ गया -y, 1 - 3 हो गया -2 बराबर 0 के, ठीक है। 2 इधर जाएगा तो हमारे पास कितना आ गया, y बराबर आ जाएगा हमारा -2 के। तो यानी कि समीकरण का जो एक और हल हो गया C, वो हो गया x निर्देशांक 1 और y निर्देशांक -2। तो इसे भी दर्शा लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x निर्देशांक 1, तो x निर्देशांक 1 ये रहा, y निर्देशांक -2। तो ये दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो ये कहां पर काटेंगे एक दूसरे को, ये यहां पर काट रहे हैं। तो ये बिंदु हो गया बिंदु C, जिसके निर्देशांक हो गए हमारे 1, -2। तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन बना दो, बात खत्म, छुट्टी। ये रही। तो ये जो सरल रेखा हमारी बनी है, ये जो आलेख हमारा बना है, ये लाइन, यही लाइन तुम्हारी दर्शा रही है x - y - 3 बराबर 0 को। खत्म बात, ठीक है। समीकरण के हल कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया, ठीक है। समीकरण को कैसे आलेख पर दर्शाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को, वो भी समझा दिया। किसी को अब कोई डाउट है, किसी को अभी तक कोई डाउट है? दो चर वाले रैखिक समीकरण मैंने पूरा का पूरा करा दिया है 20 मिनट में। अब शुरू होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। और यहां के बाद अगले 40 मिनट तुम्हें कहीं नहीं जाना है, ठीक है। जो तुम्हें खाना पीना करना है कर लो, वीडियो को पॉज करके। अगले 40 मिनट अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अब बहुत जरूरी चीजें शुरू होंगी। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, वो मैं बता चुका हूं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं? तो बेटा देखो, जब आप दो चर वाले रैखिक समीकरणों को एक साथ ले लेते हो तो उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास दो समीकरण हैं, 2x + 3y - 4 बराबर 0, और एक है 7x + 1/2y + 3 बराबर 0। तो बेटा देखो, यहां पर ये दो समीकरणें लिखी हुई हैं। ये दोनों समीकरणें क्या हैं? ये दोनों समीकरणें आप देख सकते हो आपका x और y में है। दोनों ही समीकरणें क्या है? x और y में है, और दोनों की दोनों ही समीकरणें दो चर वाली रैखिक समीकरण है। ये भी दो चर वाली रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर वाली रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो दोनों ही समीकरणें दो चर वाली रैखिक समीकरण है। तो बच्चों, आपका ये क्या हो गया? ये बन गया क्या? एक साथ जब आप दो एक जैसी चीजों को लेते हो, जब आप एक साथ दो एक जैसी चीजों को लेते हो तो क्या बन जाते हैं? वो जोड़ा बन जाता है। जैसे जूते के तुमने देखे होंगे, जो जूते की जोड़ी होती है उसमें दोनों सेम होते हैं। जो इयररिंग्स की जोड़ी होती है उसमें दोनों सेम होते हैं, है ना। तो जब आप दो एक जैसी चीजों को साथ में लेते हो तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है जोड़ा। और ये किस चीज का जोड़ा है बच्चों? ये किस चीज का जोड़ा है?
ये जोड़ा है, यानी कि ये युग्म है हमारा किसका, ये युग्म है हमारा दो चर वाली रैखिक समीकरण का। तो बेटा ऐसी समीकरणें, ऐसी दो समीकरणें, या हम बोले ऐसी दो समीकरणें जो समान चर में बनी हो और उनकी अधिकतम घात क्या हो, एक हो, वो हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म होता है। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या है, इसका व्यापक रूप है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तुम देख सकते हो यहां पर चर जो हैं दोनों ही समीकरणों में x और y हैं। ठीक है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हमारे वास्तविक संख्या होंगे और a1 b1 और a2 b2 को एक साथ जीरो नहीं करना है, वरना तो ये दो चर वाली रैखिक समीकरणें बनेंगी ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और जिन भी बालकों को लग रहा है कि मैं बाल बहुत ज्यादा सेट कर रहा हूं, मैं तो करता रहूंगा। ठीक है, तो तुम देख लो, मैं तो करूंगा। ठीक, तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरे बालों पे नहीं। ठीक, उन पे मैं ध्यान देने के लिए अकेला बहुत हूं। अब देखो बच्चों, ये a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 क्या है, ये है गुणांकों का अनुपात। पहली समीकरण का a1, दूसरी समीकरण का a2 का अनुपात, फिर ये b1 और b2 का अनुपात और ये c1 और c2 का अनुपात। तो ये हमारा गुणांकों का अनुपात। इसकी जरूरत अभी हमें नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा आगे जब हम चलेंगे इसी चैप्टर में, अभी थोड़ा सा आगे, तो हमें जरूरत पड़ेगी गुणांकों का अनुपात। तो बेटा देखो, तुम्हें यह पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब तुमने हल किया था तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल थे, यानी कि अनंत हल थे। लेकिन जब तुम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करोगे तो उसके निश्चित हल आते हैं, उसके निश्चित हल आते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, आगे चलते हैं। तो अब हमें बात करनी है बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल के बारे में। ठीक है, और इसके लिए बच्चों हमारे पास अगर मैं आपको बताऊं तो कुल मिलाकर कितनी, तीन विधियां हैं हल निकालने की। कितनी विधियां हैं, तीन विधियां हैं हल निकालने की। पहली विधि ग्राफीय विधि, जो कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद आएगी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। ठीक है, तो तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक ये है, और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है ना मेरे लाल। तो बेटा एक बात बता मुझे कि जब तुम दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाते थे तो क्या बनता था, एक सरल रेखा। तो अगर तुम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख बना रहे हो, ये क्या है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, इसका तुम आलेख बना रहे हो तो क्या बनेगा, एक रैखिक समीकरण का आलेख बनाते थे तो एक सरल रेखा बनती थी। जब दो रैखिक समीकरण का आलेख बनाओगे तो क्या बनेगा, दो सरल रेखा बन जाएंगी। तो बेटा जब तुम देखो, सीधी सी बात है, एक सरल रेखा इसकी, एक सरल रेखा इसकी और एक सरल रेखा इसकी। ठीक है, तो जब तुम युग्म का आलेख बनाओगे, जब तुम युग्म का आलेख बनाओगे तो कितनी सरल रेखाएं हो जाएंगी, युग्म के आलेख में बेटा हमारी एक इसकी यानी कि दो सरल रेखाएं बनेंगी, दो सरल रेखा बनेंगी। अब तुम जरा एक पेपर पेन उठाओ और उस पर दो सिंपल लाइन बनाकर देखो। ठीक है, दो सिंपल लाइन बनाकर देखो और सोचो, इमेजिन करो अपने दिमाग में कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर तुम किसी पेपर पे दो लाइन बनाते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इमेजिन करके देखो। अगर तुम किसी पेपर पे दो लाइन बनाते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सीधी सी बात है बच्चों, या तो वो दोनों लाइनें ऐसे बन जाएंगी, यानी कि एक दूसरे को काट देंगी कहीं ना कहीं, या फिर वो दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, यानी कि बिल्कुल समांतर हो जाएंगी, या फिर वो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी बिल्कुल, यानी कि संपाती हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। तो बेटा देखो, ये तीन ही कंडीशन हो सकती है, इन तीन कंडीशन के अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं होगी अगर तुम पेपर पे क्या बनाते हो, लाइंस बनाते हो। ठीक है, अगर तुम पेपर पे दो लाइन बनाते हो तो इन तीन में से कोई कंडीशन नहीं होगी। अब ग्राफीय विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल आता है वो मैं तुम्हें समझाता हूं। तो जब तुम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख बनाते हो तो तुम्हें पता है कि या तो दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी, या तो दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, या फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी यानी कि संपाती होंगी। ठीक है,
तो पहली कंडीशन क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब जहां पर दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, ऐसे। लाइक दिस। ठीक है, ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, दूसरा क्या है हमारा, समांतर रेखाएं, जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को हाथ भी ना लगाएं। ठीक, तो ये हो गई समांतर रेखा। और तीसरी रेखा क्या है, समपाती, जहां पर दोनों रेखाएं बिल्कुल बस एक दूसरे के ऊपर आ जाए, लाइक दिस। लाइक दिस। ठीक, तो ये कंडीशन बन सकती है। इन तीन में से कोई ना कोई एक कंडीशन बनेगी। बेटा देखो, जब तुम्हारी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तब क्या होगा, देखो भाई, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो बेटा केवल और केवल समीकरण का एक हल होगा। केवल और केवल समीकरण का एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। और वो कौन सा हल होगा, वो वही बिंदु होगा, वो वही बिंदु होगा ग्राफ पेपर का जहां पर तुम्हारी दोनों लाइनें यानी कि जो आलेख है वो एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर पे जब तुम आलेख बनाओगे तो जहां पर दोनों बिंदु एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, वही बिंदु तुम्हारा समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो तुम्हें डायरेक्टली पूछ लिया जाए समीकरण को देखकर कि बताओ क्या समीकरण की रेखाएं जो या समीकरण का आलेख है वो प्रतिच्छेदी है या नहीं। तो भाई अगर तुम्हें ये क्वेश्चन एक नंबर में मिल गया तो आलेख बनाने में तो हमारा घंटा भर चला जाता है, आलेख बनाने में तो हमारा घंटा भर चला जाता है, तो हमें तो इतना टाइम लगाना नहीं है। तो हम कैसे बता सकते हैं, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आए तो उसमें 15 मिनट थोड़ी ना खराब करेंगे हम अपने। तो हम क्या करते हैं बच्चों, उस कंडीशन में हम समीकरण जो आपको दी हुई है, जो आपको समीकरण दी हुई है, उनके क्या निकालते हैं, उनके गुणांकों के अनुपात को निकालते हैं। मैंने बोला था ना गुणांकों का अनुपात काम आएगा, उनके गुणांकों के अनुपात को निकालते हैं। तो अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं आता, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं आता b1 बटे b2 के, ठीक है, तो बच्चों आपका दो चर वाला जो रैखिक समीकरण का आलेख है वो कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है समांतर रेखाएं। तो देखो भाई, क्योंकि समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, और मैंने तुम्हें बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तभी वहां पर समीकरण का हल बनेगा, उसी बिंदु पर जिस पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, तो सिंपल सा मतलब क्या है बेटा, कि इनका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, और तुम्हें कैसे पता चलेगा बच्चों कि ये रेखाओं का जो जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है वो रैखिक समीकरण समांतर रेखा का आलेख बनाएगा या नहीं, तो कैसे पता चलेगा, गुणांकों के अनुपात से। कैसे भाई, अगर a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 के, और ये बराबर ना आए, दोनों के दोनों बराबर ना आए c1 बटे c2 के, तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हारी जो समांतर जो रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा है, वो समांतर है, बिना ग्राफ बताए, केवल ये निकालकर। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीसरी कंडीशन आती है जब रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। क्या है, संपाती हैं। तो बेटा देखो, अब अगर रेखा एक दूसरे के संपाती है तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये तो एक दूसरे को भाई जगह जगह काट रही हैं, हर जगह काट रही हैं एक दूसरे को। तो बेटा यानी कि इसके तो ना जाने कितने हल हो सकते हैं, इसके तो ना जाने कितने हल हो सकते हैं। तो इसीलिए बेटा देखो, जितनी जगह पर ये काट रही है उतने हल, हमें तो नहीं पता कितनी जगह काट रही है, तो एक के ऊपर एक है, बिल्कुल पता नहीं कितनी जगह काट रही होंगी एक दूसरे को। तो यानी कि इसीलिए बच्चों जितनी जगह काटती है उतने हल होते हैं। तो यानी कि हमारा जब रेखाएं संपाती होती हैं तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने, अपरिमित रूप से अनेक, या फिर हम कह सकते हैं अनंत हल होते हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा, बिना ग्राफ बनाए कैसे पता चलेगा कि अनंत हल है या नहीं है, ये हमें पता चलता है ऐसे। अगर a1 बाय a2 यानी कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2
तीनों का मान बिल्कुल बराबर है, तीनों का मान बिल्कुल एक जैसा है, तो रेखाएं संपाती होंगी, यानी कि उनका कोई हल नहीं, उनका क्या होगा, उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो देख लो भाई, क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं बच्चों सीधा एक क्वेश्चन पे, अलग अलग तीन तीन क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन एक एक कंडीशन को समझा देंगे तुम्हारा, तीनों क्वेश्चन से हमारा ग्राफ या विधि कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास ये समीकरण आ गई, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसका हल करना है तुम्हें इस समीकरण का। ठीक है, तो समीकरण का हल करना है, पहले तो देखो तुमसे डायरेक्टली अगर मैं पूछ लूं कि बताओ ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या संपाती हैं या समांतर है, या फिर मैं तुमसे डायरेक्टली पूछ लूं कि बिना ग्राफ बनाए बताओ कि रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत यानी एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तुम क्या करोगे, समीकरण एक ये हो गई, यह समीकरण नंबर एक, यह समीकरण नंबर दो। समीकरण एक की तुलना करोगे किससे, पहले सवाल में मैं ढंग से लिख के दिखा रहा हूं, समीकरण एक की तुलना समीकरण एक की तुलना किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण दो की तुलना समीकरण दो की तुलना किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। उससे क्या होगा भाई, उससे ये होगा कि हमें समीकरण एक से a1 b1 c1 मिल जाएगा और समीकरण दो से a2 b2 c2। तो देखो a1 का मान कितना हो गया, x का गुणांक क्या है यहां पर x का गुणांक कुछ नहीं है यानी कि एक है, तो हमारा a1 का मान हो गया एक। b1 का मान कितना हो गया, हमेशा जो गुणांक लेने हैं याद रखना बच्चों, जो हमेशा तुम गुणांक लोगे वो चिन्ह के साथ लोगे, अगर प्लस का है तो प्लस का और अगर माइनस का है तो माइनस का। तो b1 कितना हो जाएगा, y का गुणांक कितना है, y का गुणांक दो नहीं है, माइनस के दो है, तो ये आ गया माइनस के दो। c1 कितना हो गया, देखो समीकरण एक में हमारा क्या है, समीकरण एक में अचर पद है ही नहीं, तो c1 का मान आ गया 0। ठीक, ऐसे ही a2 कितना हो गया बच्चों, x का गुणांक है 3, b2 ये हो जाएगा हमारा 4 और c2 कितना हो गया माइनस के 20। अब क्या निकाल लो बच्चों, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकालो जरा, तो कितना आएगा, a1 बटे a2 बराबर आ गया हमारा कितना, a1 का मान है 1, a2 का मान है 3, 1 बटे 3, b1 बटे b2 तो ये हो गया माइनस के 2 बटे 4, 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया माइनस के 1 बटा 2। ठीक है, और c1 बटे c2 तो ये आ जाएगा हमारा 0 बटा 20 यानी कि हमारा 0। ठीक है, तो तुम देख सकते हो बच्चों यहां पर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है, हम लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। आप देख सकते हो a1 बटे a2 का मान 1 बटा 3 है, b1 बटे b2 का मान माइनस के 1 बटे 2 है, दोनों अलग अलग है, तो हम लिखेंगे अतः समीकरण युग्म कैसा होगा, समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। तो भैया प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो इसका मतलब इसके कितने हल होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं जब थी तो कितने हल थे हमारा, अतः समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा, खत्म बात। ठीक है,
तो बेटा इस तरीके से आप बिना ग्राफ बनाए, इस तरीके से आप बिना ग्राफ बनाए केवल समीकरण से ही बता सकते हो कि समीकरण की जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी, संपाती या समांतर, और कि उस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। एक हल होगा, अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा, ये तुम केवल कैसे देख के बता सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, अब इसका समीकरण युग्म बना लिया है तो भैया इसके हल भी निकाल लो। समीकरण युग्म के हल के लिए क्या करेंगे, हल के लिए मैंने तुम्हें बताया था तुम्हें कम से कम दो क्या चाहिए, तुम्हें कम से कम हर समीकरण का आलेख बनाने के लिए तुम्हें कम से कम दो क्या चाहिए बच्चों, बिंदु चाहिए, उस समीकरण के दो हल चाहिए। तो हम निकाल लेंगे, देखो क्या आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए ये ग्राफ बना रहा हूं, यानी कि समीकरण का हल कर रहा हूं मैं। अब मैं समीकरण का हल कर रहा हूं तो सबसे पहले आप दो दो बिंदु निकालोगे दोनों समीकरणों के लिए। पहली समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0 में सबसे पहले हम रख लेते हैं x बराबर 0 पर। तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 2y बराबर 0, 0 माइनस 2y हो जाएगा माइनस के 2y बराबर 0, और ये हो जाएगा हमारा y बराबर 0। तो समीकरण का पहला बिंदु, बेटा देखो मैं यहां पर एक टेबल बना देता हूं। टेबल बनाने से क्या होता है, अपना आसानी रहती है। टेबल बनाने से अपनी आसानी हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। खत्म बात। तो x बराबर 0 पर y का मान कितना आ गया, x बराबर 0 पर y का मान भी 0 आ गया। ठीक है, अब देखो y बराबर 0 रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पहले ही पता है y बराबर अगर तुम 0 रख दोगे तो मान कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो जरूरत नहीं है। अब मैं रख देता हूं y बराबर 1 पर, y बराबर 1 पर। तो समीकरण का दूसरा हल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 गुणा 1 बराबर 0। तो x माइनस 2 एकम 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो y बराबर 1 पर x का मान आ गया 2। तो समीकरण के दो हल निकल के आ गए मेरे पास, एक तो है 0,0 और दूसरा है 2,1। ठीक है, 0,0 और 2,1। तो इसे आलेख पर दर्शा लेंगे। आलेख पर दर्शाने के लिए पहला बिंदु क्या है हमारा, पहला बिंदु है 0,0, ये x अक्ष ये y अक्ष। तो पहला बिंदु हो गया 0,0, ये हो गया बिंदु A 0,0। दूसरा बिंदु है 2,1, तो x अक्ष पर 2 y अक्ष पर 1। तो x अक्ष पर 2 ये रहा, y अक्ष पर 1 हमारा कहीं यहां पर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काटेंगे, अगर तुम इन्हें आगे बढ़ाते हो तो ये दोनों एक दूसरे को यहां पर काटेंगे। हो गया बिंदु 2b 2,1। दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन बना दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बन गई। दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मैंने एक लाइन बना दी, ये बन गया हमारा आलेख किसका, ये वाला जो आलेख है ये हो गया x माइनस 2y बराबर 0 का। ठीक है, एक समीकरण का आलेख बन गया, दूसरी समीकरण का भी आलेख बना लो। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए कितना आ जाएगा भाई, समीकरण 2 है क्या ये देखो पहले। 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो बनाएंगे बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर टेबल तैयार कर लेते हैं साइड में। टेबल तैयार हो जाती है ना तो मजा रहता है, तसल्ली रहती है, शांति रहती है मुझे। तो यह आ जाएगा हमारा सबसे पहले x बराबर 0 पर कितना आ गया भाई, x बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुणा 0 प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो 3 गुणा 0 हो गया 0 प्लस 4y माइनस का 20 इधर जाकर प्लस 20 हो गया। 0 प्लस 4y कितना हो गया, 4y बराबर 20। 4 से काटेंगे 20 को, 4 पंजे 20, y बराबर आ गया हमारा किसके, y बराबर आ गया हमारा 5 के।
तो समीकरण का पहला बिंदु, समीकरण का पहला हल कितना हो गया, x और y। x बराबर 0 पर y का मान आ गया 5, समीकरण का पहला हल हो गया 0,5। दूसरा निकाल लो y बराबर 0 रख के, y बराबर 0 पर, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4 गुणा 0 माइनस 20 बराबर 0। तो माइनस 20 इधर जाकर प्लस हो गया, 3x प्लस 4 गुणा 0 हो गया 0 बराबर 20। तो हमारे पास आ गया 3x बराबर 20, x बराबर आ गया 20/3, या फिर हम लिख सकते हैं 3 × 18.66 डैश डैश, यानी कि हमारा y बराबर 0 पर x का मान कितना आ गया, 20/3, या फिर हम कह सकते हैं 6.66। ठीक, दो बिंदु बन गए हमारे 0,5 और 20,3। इन्हें क्या करो, इन्हें मिलाते हुए एक लाइन बना दो। पहला बिंदु है 0,5, तो x अक्ष पर 0 कहां होता है, x अक्ष पर 0 होता है हमारा y अक्ष पर, x बराबर 0 होता है y अक्ष पर। तो ये है बिंदु 5, तो ये हो गया हमारा बिंदु A 0, सॉरी बिंदु C ले लेते हैं ऐसे, A तो पहले ही ले लिया ना। ये हो गया 5, तो ये हमारा C 0,5। दूसरा है 20/3,0 यानी कि 6.66,0, तो 6.5 से थोड़ा बड़ा आगे होगा, तो ये रहा 6, यहां पर हो गया हमारा 6.66, तो ये बन गया हमारा 6.66, यानी कि D पॉइंट 20/3,0। ठीक है, दोनों को मिलाते हुए क्या करो, एक लाइन बना दो, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये लो भाई, ये बन गया बच्चों क्या, ये बन गया तुम्हारा y निर्देशांक। ये बन गया तुम्हारा दूसरी समीकरण, कौन सी, ये बन गई तुम्हारी दूसरी समीकरण 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब तुम्हें मैंने समझाया था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख बनेगा तो उसमें तीन ही कंडीशन होंगी, या तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, प्रतिच्छेद कर रहे होंगे, या दोनों समांतर होंगे, या दोनों संपाती होंगे। जब प्रतिच्छेद कर रहे होंगे तो उस समीकरण युग्म का क्या होगा, एक हल होगा। हमने पहले जब इसे देखा था किससे, हमारा गुणांकों के अनुपात से, तब भी हमें यही पता चला था कि समीकरण युग्म कैसे होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे। और जब हमने निकाल के देखा अब, तो निकालने के बाद भी हमें यह पता चला कि ये प्रतिच्छेदी है, तो हमारा काम तो हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस समीकरण युग्म का हल क्या होगा, जहां पर ये दोनों लाइनें, जहां पर ये दोनों आलेख एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसे मैं कह देता हूं पॉइंट E, यही इस समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, देखो जरा निकालेंगे कैसे, x अक्ष पर लंब डालेंगे, x निर्देशांक मिल जाएगा, कितना है x निर्देशांक, 4 है, तो ये हो गया 4, y निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये हो गया y 2। तो 4,2 पर बच्चों, क्योंकि ये दोनों समीकरणों के आलेख जो है, या फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो आलेख है वो 4,2 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यही वो बिंदु होगा जहां पर हमारी दोनों रेखाएं, या फिर यही वो बिंदु होगा जो कि समीकरण का हल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण का आलेख, समीकरण युग्म का आलेख, समीकरण युग्म का आलेख 4,2 पर प्रतिच्छेद करता है, अतः हमारे पास क्या आ जाएगा, अतः हमारे पास निकल कर आ जाएगा समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म का हल कितना हो जाएगा भाई, जब समीकरण युग्म का हल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x और y के मान आने चाहिए। x और y के मान कितने आ गए, हमारा समीकरण युग्म जो है वो प्रतिच्छेद कहां पर कर रहा है, 4,2 पर, तो x निर्देशांक 4 है, यानी कि x का मान 4 और y का मान 2, तो बेटा 4,2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो तुम्हारा आंसर सही है या नहीं है, कैसे, 4 और 2 को इन दोनों समीकरणों में रख के देखो तुम्हारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, दोनों की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो तुम्हारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो बेटा इस तरीके से मैंने तुम्हें यहां पर दोनों चीजें समझा दी हैं कि कैसे तुम बिना ग्राफ बनाए बता सकते हो
कि समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा या फिर तुम्हारा समांतर होगा। ठीक है, या फिर हम बोले कि तुम बिना आलेख बनाए बता सकते हो कि समीकरण युग्म के एक हल होगा, अनंत हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, कैसे? इनके गुणांकों की तुलना करके। ठीक, उसके बाद समीकरण युग्म में क्या करोगे? दोनों समीकरणों के दो दो हल निकालकर उसके बाद क्या करो? उन्हें ग्राफ पर दर्शा लो। अगर वो एक बिंदु पर काट रहे हैं तो जहां पर भी वो एक दूसरे को काटेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं काट रहे हैं किसी भी बिंदु पर तो बच्चों सीधी सी बात है, कोई आंसर नहीं होगा। और अगर अनंत बिंदुओं पर काट रहे हैं मतलब संपाती हैं, यानी कि एक के ऊपर एक है, फिर तो बहुत सारे बिंदु मिल जाएंगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सबका, क्लियर हो गई बात? चलो अब एक बार और सवाल देख लेते हैं, एक और। जैसे कि तुम्हारा ये वाला सवाल है, यहां पे भी तुम्हें समीकरण दी हुई है, यहां पर भी तुम्हें समीकरण दी हुई है। पहली समीकरण कितनी है? पहली समीकरण है तुम्हारी कितनी? ये है तुम्हारी 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। दूसरी समीकरण है तुम्हारी कितनी? 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, दोनों समीकरणों की देखो ऊपर वाली समीकरण की तुलना कर दो किससे? a1x प्लस b, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लस c1 बराबर 0 से, और इसकी तुलना कर दो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, है ना? सो यहां से a1 का मान कितना आ गया? a1 आ गया हमारा, देखो मैं डायरेक्ट a1 बटे a2 निकाल रहा हूं। a1 बटे a2 कितना होगा? a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, तो 2 बटे 4 यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1 बटा 2। b1 बटे b2 निकालो जल्दी से। समीकरण 1 में y का गुणांक है 3 और इसका गुणांक है 6, तो ये हो जाएगा कितना? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। b1 और b2 तो बराबर आ गया, देखो a1 बटे a2, b1 बटे b2 दोनों बराबर आ रहा है। अब बचता है सारा कुछ c1 बटे c2 पर, तो c1 बटे c2 बराबर किसके हो जाएगा? माइनस के 9 बटे माइनस के 18, माइनस से माइनस कट गया, 9 दूनी 18, तो ये भी आ गया 1 बटे 2। तो तुम देख सकते हो यहां पर क्या आ रहा है बच्चों? a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और ये बराबर है c1 बटे c2 के, तो सिंपल सी बात है, अतः क्या होगा? समीकरण युग्म का आलेख कैसा होगा बेटा? आलेख संपाती रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं? संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं होंगी। तथा कितने हल होंगे बच्चों? समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? तथा समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। सिंपल सी बात है, या आप लिख सकते हो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, निकलेंगे कैसे बच्चों ये अनंत हल? निकाल लो, सिंपल है। देखो पहले क्या करो? समीकरण 1 के लिए दो हल निकालो। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है तुम्हारी 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। सो 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? हमारा दो हल निकालेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 पर कितना आएगा? देखो ये हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। तो 2 गुणा 0 0 प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, माइनस 9 इधर जाकर प्लस हो गया, 3y बराबर आ गया 9 के, 3 से डिवाइड करेंगे तो y बराबर आ गया 3 के। ये लो भाई, x बराबर 0 पर y का मान आ गया 3। ठीक है, y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर कितना आ जाएगा? y बराबर 0 पर आ जाएगा हमारा 2x प्लस 3 गुणा 0 माइनस 9 बराबर 0। तो अपने पास आ गया 2x बराबर 9, x का मान आ गया 9 बटे 2 यानी कि 4.5। तो 9 बटे 2 कॉमा 0, दो हल आ गए समीकरण के। ठीक है, दूसरी समीकरण के लिए भी दो हल निकाल लो। दूसरी समीकरण क्या है? दूसरी समीकरण है भाई 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। ठीक है,
समीकरण का पहला हल x बराबर 0 पर कितना आएगा भाई, ये हो गया 4 गुणा 0 प्लस 6y माइनस 18 इधर जाकर प्लस 18 हो जाएगा। 6y बराबर आ गया 18 के, 6 से भाग करेंगे y का मान आ गया 3। तो समीकरण का पहला हल जो निकल कर आ गया वो आ गया हमारा x बराबर 0 पर y का मान 3। अब y बराबर 0 पर निकाल लो, क्या आएगा, क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 6 गुणा 0 माइनस का 18 इधर जाकर प्लस हो गया, 4x बराबर 18, x बराबर 18 बटे 4 यानी कि हमारा कितना 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो 4.5 आ रहा है ये भी, या 9 बटे 2, तो 4.5, ठीक है। दोनों समीकरण के लिए हमारे पास क्या आ गए, हमारे पॉइंट्स आ गए, इन्हें बस दिखा दो। सबसे पहला पॉइंट है पहली समीकरण के लिए हमारा कितना, पहला पॉइंट है हमारा 0,3, तो x अक्ष पर 0 y अक्ष पर 3 यानी कि समीकरण y अक्ष पर बन रही है, तो ये हो गया पॉइंट A 0,3। पॉइंट B क्या है भैया हमारा 9 बटे 2,0 यानी कि 4.5,0, तो 4 और 5 के ठीक बीच में, यहां पर 5 होगा हमारा, तो 4 और 5 के ठीक बीच में ये आ गया, ये हो गया हमारा पॉइंट B 9 बटे 2,0। ठीक, दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बना दो, छुट्टी। ये रहा, ठीक, तो ये हमारी लाइन हो गई कौन सी, ये लाइन हो गई हमारी 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है भैया 0,3, तो फिर से हमारा पॉइंट C ये रहा, यहीं पर आएगा 0,3, यही है हमारा पॉइंट C 0,3। और दूसरा पॉइंट है 4.5, यानी कि 18 बटे 4, तो ये पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट D 18 बटे 4,0। ठीक है, दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बना दो, तो ये बन जाएगी तुम्हारी ये वाली लाइन। ये आ गई, तो भाई तुम देख सकते हो ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं। ठीक है, और हमने जो निकाला था शुरुआत में तब भी क्या आई थी, तब भी ये संपाती आई थी। तो इसके हल कितने हो जाएंगे, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, कोई भी बिंदु ले लो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने ये वाला बिंदु ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से एक लंब डालो x अक्ष पर, ठीक, या फिर ये नहीं लेते हैं, बिंदु लेते हैं ये वाला, यहां से एक लंब डालो x अक्ष पर, तो ये आ गया हमारा कितना 3, यहां से एक लंब डालो y अक्ष पर, तो ये आ गया हमारा 1। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा कौन सा 3,1। ठीक है, नहीं तो ये वाला बिंदु भी समीकरण का हल है 0,3, ये वाला बिंदु भी समीकरण का हल है 9 बटे 2,0। ठीक है, जितनी जितनी जगह पर ये समीकरण एक दूसरे को काट रही है उतने हल है, तो कोई भी बिंदु उठा लो जहां पर समीकरण एक दूसरे को काट रही है वो समीकरण का हल हो जाएगा, बात खत्म। ये हो गई बच्चों हमारी संपाती रेखा। अब संपाती रेखा के बाद हमारा एक और रेखा बची, वो है समांतर। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल है। ठीक, अब इस वाले एग्जाम्पल में अगर तुम देखोगे तो समीकरण 1 से अगर तुम यहां से a1 बटे a2 निकालो, b1 बटे b2 निकालो और c1 बटे c2 निकालो, तो कितना आएगा देखो, a1 बटे a2, a1 का मान है 2, a2 का मान है 1, तो 2 बटा 1 यानी कि 2 आ गया। b1 बटा b2, b1 का मान है 4, b2 का मान है 2, तो 4 बटे 2 यानी कि 2 आ गया। और c1 का मान है 12 और c2 का मान है कितना, माइनस के 4, तो c1 का मान है -12, c2 का मान है -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 तिया 12 आ गया। तो तुम देख सकते हो यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है हमारा किसके, c1 बटे c2 के। a1 और a1 बटे a2 b1 बटे b2 दोनों का मान 2 आ रहा है, लेकिन c1 बटे c2 का मान 3 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल अलग है। तो रेखाएं कैसी होंगी, जब ये वाली कंडीशन बनती है रेखाएं होती हैं समांतर। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट चल रहा हूं, समांतर, समांतर रेखाएं, तो इसका मतलब क्या है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों,
तो अब ये तुम लोगों का होमवर्क है इसका ग्राफ बनाना। मैं दिखा देता हूं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, दोनों समीकरणों के लिए एक एक हल निकालना है। ठीक, मतलब वही दोनों समीकरणों के लिए दो दो हल निकालने और फिर उन्हें ग्राफ पे दिखाना है। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है, जो कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, इसीलिए इनमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गई तुम्हारी ग्राफीय विधि कंप्लीट। ये तो हो गई तुम्हारी ग्राफीय विधि कंप्लीट कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अगर तुम्हें दिया हुआ है तो तुम कैसे उस समीकरण को खाली बिना ग्राफ बनाए बता सकते हो कि वो प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है, यानी कि उसका एक हल है, कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये तरीका समझा दिया। उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो समझा दिया कि पहले समीकरण के लिए दो दो हल निकालोगे, आलेख बनाओगे और देखकर अपना आंसर कर दोगे। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं बच्चों, देखो आगे यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जो तुम्हारा ग्राफीय विधि है ये बहुत जगह तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ज्यादातर जगह ये खराब हो जाती है। क्यों? अगर मान लो कभी तुम्हारा कोई ऐसा पॉइंट आ गया, √2,0 तुम्हें दर्शाना है, या तुम्हें दर्शाना है 1.379828, 2.98। अब इसे तुम अगर ग्राफ पे दर्शाने जाओगे तो भाई दर्शाने में हालत खराब हो जाएगी। दिखा तो तुम सकते हो, पॉसिबल है, लेकिन हालत खराब हो जाएगी यार, और इतना टाइम अपने पास है नहीं। तो जो ग्राफीय विधि है वो थोड़ी ऐसा हो जाता है, कई कई जगह पर उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ग्राफीय विधि को साइड में रख के हम बीजगणितीय विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से हमारे पास दो विधियां जो कि हमें पढ़नी है, एक है प्रतिस्थापन और दूसरी है विलोपन। ठीक है, प्रतिस्थापन के साथ शुरुआत करेंगे, फिर विलोपन को भी समझाऊंगा, एक एक करके दोनों समझेंगे। दोनों में ही बच्चों 3 स्टेप है। ठीक है, दोनों का तीसरा स्टेप बिल्कुल सेम है। अगर तुमने स्टेप याद कर लिए तो तुम सारा काम कर लोगे। ठीक है, दोनों में 3 स्टेप है, और हां दोनों में 3 स्टेप है। ठीक, और दोनों का तीसरा स्टेप बिल्कुल सेम है। क्या करना है, प्रतिस्थापन से शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये रहा 5x - 2y = 16 और 7x - 4y = 2 के हल हैं। तो इसी क्वेश्चन को मैं तुम्हें दोनों विधि से समझाऊंगा, प्रतिस्थापन से भी और विलोपन से भी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहली समीकरण है ये 2y = 16, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण 7x - 4y = 2, समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम इस सवाल को हल करेंगे प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो बेटा प्रतिस्थापन विधि के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कहती है प्रतिस्थापन विधि? प्रतिस्थापन विधि कहती है कि भाई सबसे पहले आपका जो स्टेप नंबर 1 होगा वो क्या होगा। मैंने पहले ही बोला था कि स्टेप में समझाऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। स्टेप नंबर 1, प्रतिस्थापन विधि में स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहले तुम दोनों समीकरण देखो, दोनों में से कोई भी एक समीकरण उठा लो, और कोई भी जो तुम्हारा मन है, दोनों में से कोई भी एक समीकरण उठा लो और उसमें से एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाल लो। ठीक है, मैं जैसे समीकरण 1 उठा लेता हूं, कोई सी भी समीकरण उठा सकते हो तुम, जो तुम्हारा मन हो। सॉरी बच्चों, दोनों में से कोई सी भी समीकरण उठा लो। मैं पहली वाली उठा रहा हूं, 5x - 2y = 16, ये समीकरण है। इसमें से हम क्या करेंगे, एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाल लेंगे। अब देखो, तुम कोई से भी चर का मान किसी भी रूप में निकालो, मुझे उससे ही मतलब नहीं है। तुम चाहे तो x का मान y के रूप में निकाल लो, चाहे y का मान x के रूप में निकाल लो, मुझे दोनों में से किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पर x का मान निकाल लूंगा। कैसे? मैं 2y को इधर भेजूंगा, मेरे पास आ गया 5x = 16 माइनस का 2y इधर जाकर +2y हो गया, और जो इधर 5 हमारा गुणा में था ये इधर जाकर भाग में हो गया, तो x बराबर आ गया 16 + 2y बटे में 5, है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, समीकरण 1 से हमने x का मान, समीकरण 1 से हमने x का मान बच्चों y के रूप में निकाल लिया, है ना। समीकरण 1 से हमने
x का मान y के रूप में निकाल लिया, तो यहां पर स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। जहां पर आप प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाल लेते हो, वहां पर स्टेप नंबर 1 खत्म हो जाता है। ठीक है, अब चलो स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप 2, स्टेप 2, और स्टेप 2 में बच्चों तुम्हारा आधा सवाल सॉल्व हो जाएगा। स्टेप 2 में तुम्हारा आधा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा स्टेप 2 क्या होगा, तुमने जो स्टेप 1 में मान निकाला था, ठीक है, तुमने स्टेप 1 में जो मान निकाला था उस मान को उठाकर दूसरी समीकरण में रख दो, जिस समीकरण का इस्तेमाल तुमने स्टेप 1 में नहीं करा। तुमने स्टेप 1 में इस समीकरण का इस्तेमाल करा था, दूसरी कौन सी समीकरण है, ये वाली। इस मान को उठाकर इसमें रख दो। मान लो तुमने इस समीकरण का इस्तेमाल किया होता है स्टेप 1 में, यहां से किसी एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाला होता, तो क्या करते, जो मान निकल कर आया था उसे पहली वाली समीकरण में रख देते। मतलब कि जो भी मान निकल कर आएगा स्टेप 1 में, उसे तुम उस समीकरण में फेंकोगे जिसका इस्तेमाल तुमने नहीं किया था स्टेप 1 में। जैसे कि यहां पर यह मान निकल कर आया, तो स्टेप 1 में हमने समीकरण 1 का इस्तेमाल किया था, तो इस मान को उठाकर समीकरण 2 में रख दो। रखो जरा, क्या आएगा। स्टेप नंबर 2 होगा हमारा समीकरण 2 में x का मान रखने पर अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, x का मान रखने पर हमारे पास निकल कर आएगा, सिंपल देखो, 7x - 4y बराबर 2 है, तो 7x, x की जगह पर हमारे पास क्या है, x की जगह पर है 16 + 2y बटे 5, 16 + 2y बटे 5 -4y बराबर हमारा कितना आ गया, 2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, यहां पर कितना आ जाएगा, 7 के अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा, तो आ गया 112, 16 सत्ते 112 प्लस 7 दूनी 14y, मैं पता नहीं एकदम से कहाँ ब्लैंक हो गया था, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, 7 दूनी 14y, ठीक है, इसकी इधर गुणा कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 की गुणा 20 में 4 में होगी तो कितना हो गया, 5 चौक 20 y बटे में आ गया हमारे पास 5 बराबर 2 के। 5 की गुणा 2 में हो जाएगी, अपने पास कितना आएगा, देखो ये आ गया 112 प्लस 14 - 20 कितना हो गया हमारा, 14 - 20 हो जाएगा -6y बराबर 5 दूनी 10। ठीक है, तो 112 इधर जाकर माइनस हो गया, -6y बराबर 10 -112, तो हमारे पास आ गया 102। 10 - 112 करा तो हमारे पास आ गया 102, वो भी माइनस के, तो -6 इधर डिवाइड में चला जाएगा, हमारे पास y का मान निकल कर आ जाएगा कितना, y बराबर हो गया -102 बटे -6, माइनस से माइनस कट गया, 6 से काटेंगे सॉरी बच्चों, यह आ जाएगा 6 एकम 6 और बचा 4, तो 6 सत्ते 42, तो y का मान कितना आ गया बच्चों, y का मान आ गया 17। कितना आ गया, y का मान आ गया 17। मैं यहां पर लिख देता हूं, y बराबर आ गया हमारा 17 के, y बराबर आ गया 17 के। तो ये हो गया बच्चों स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में तुमने क्या करा, एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाला। स्टेप नंबर 2 में क्या करा, जिस समीकरण का इस्तेमाल नहीं किया था स्टेप नंबर 1 में, उसमें वही नाम रख दिया, वही मान रख दिया जो स्टेप नंबर 1 में निकल कर आया। ठीक है, वहां से हमें एक चर का मान मिल जाएगा सॉरी बच्चों, यहां से हमें एक चर का मान मिल गया, हमारा आधा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों स्टेप नंबर 2 में चर का मान ना निकल कर आए,
हो सकता है कि जब तुम इक्वेशन को सॉल्व करो तो तुम्हें दिखे कि चर इक्वेशन में बचा ही नहीं है। तुम्हारे पास हो सकता है ऐसी समीकरण बन जाए, कैसी, ऐसी, जिसमें खाली अचर बचे हों, तुम्हारे पास चर बचा ही ना हो। ठीक है, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, देखो, जब समीकरण ऐसी बन रही है जो कि गलत है, जब समीकरण ऐसी बनेगी जो कि गलत है, तो उसमें तुम कह दोगे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, क्योंकि देखो ये समीकरण क्या है, गलत है। 2 बराबर 7 का भी हो ही नहीं सकता, तो ये समीकरण गलत है, तो यहां पर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। और अगर बन रही है समीकरण सही, जैसे कि ये है, यानी कि सत्य अगर समीकरण बन रही है, तो आप कहोगे उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये कब होगा बच्चों, ये तब होगा जब आपका स्टेप नंबर 2 में क्या हो, जब आपका स्टेप नंबर 2 में किसी चर का मान ना निकल कर आ रहा हो। लेकिन अगर चर का मान निकल कर आ गया तो फिर सीधी सी बात है कि एक अद्वितीय हल है। ठीक है, जैसे कि इस वाले सवाल में हमारा चर का मान निकल कर आ गया, तो यहां पर क्या है, यहां पर एक अद्वितीय हल होगा। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया, तुम्हें एक चर का मान मिल गया। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, देखो, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों का स्टेप नंबर 3 बिल्कुल सेम है। जो मान निकल कर आया चर का, इस मान को उठाकर दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे तो पहली में रख दो चाहे दूसरी में रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जो भी मान निकल कर आया चर का, उसे उठाकर चाहे तो समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, ठीक है। y का मान, ये है हमारा स्टेप नंबर 3। जो भी मान निकल कर आया उसे उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तुम 2 में चाहो तो 2 में रख दो, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। तुम 2 में भी रखना चाहो तो रख सकते हो, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, समीकरण 1 क्या थी, 5x माइनस 2y बराबर 16। तो 5x माइनस 2 गुणा y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 17 बराबर 16। तो ये हो गया 5x माइनस 17 दूनी 34 बराबर 16, माइनस 34 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 5x बराबर आ गया 16 प्लस 34 बराबर कितना हो गया 50 के। तो x का मान कितना आ गया 50 बटे 5, यानी कि कितना, x बराबर आ गया 10 के। तो बेटा समीकरण के जो हल निकल कर आ गए वो कितने हो गए, समीकरण का हल x, y बराबर हो गया कितना, x का मान है 10, y का मान है 17, तो 10, 17 समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और हमारा कौन सा विकल्प सही हो गया बेटा, 10, 17, x का मान 10, y का मान 17, तो 10, 17 विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। तो बेटा ये है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये क्या है, ये है प्रतिस्थापन विधि। क्या है भाई, प्रतिस्थापन विधि, जहां पर तुम क्या करोगे, सबसे पहले किसी एक समीकरण को उठाओगे, उसमें से एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाल लोगे। जैसे यहां पर मैंने x का मान y के रूप में निकाला समीकरण 1 से, उसके बाद उस मान को उठाकर उस समीकरण में रखोगे जिसका इस्तेमाल तुमने नहीं करा स्टेप नंबर 1 में। ठीक है, और स्टेप नंबर 2 में तुम्हें एक चर का मान मिल जाएगा, जैसे कि हमें इस सवाल में मिल गया था। अगर तुम्हें चर का मान नहीं मिल रहा है तो वहां पर दो सिचुएशन बन रही होंगी, या तो वहां पर सही समीकरण बन रही होगी या फिर वहां पर गलत समीकरण बन रही होगी। सही समीकरण बन रही है तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, और अगर गलत समीकरण बन रही है तो कोई हल नहीं है। और अगर चर का मान निकल कर आ गया जैसे इस सवाल में आया था, तो अद्वितीय हल हो जाएगा। और क्या करोगे तुम, स्टेप नंबर 3 पर चले जाओगे, और स्टेप नंबर 3 पर जाकर क्या करोगे, जो मान निकल कर आया है चर का, उसे किसी भी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकाल लो, तुम्हारा सवाल खत्म। ठीक है, तो ये थी प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि भी क्लियर हो गई। अब इसी सवाल को एक बार करते हैं विलोपन विधि से, इसी सवाल को विलोपन विधि से भी करते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो तो देखो विलोपन विधि क्या है, विलोपन विधि, आ जाओ भाई, अब इसी सवाल को विलोपन विधि से करते हैं। समीकरण क्या है, 5x माइनस 2y बराबर 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2।
5x माइनस 2y बराबर 16, 7x माइनस 4y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो बेटा देखो विलोपन विधि में भी हमारा वो स्टेप वाला चक्कर ही है। ठीक है, विलोपन विधि में भी हमारा स्टेप का ही चक्कर है। अगर तुम्हें स्टेप ध्यान में रहे तो तुम विलोपन विधि फाड़ दोगे, और विलोपन विधि सबसे आसान है, विलोपन विधि सबसे आसान है। ठीक है, तो देखो भाई स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुम क्या देखोगे कि तुम्हारा जो दोनों समीकरण है उसमें से किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर लो। दोनों समीकरण में किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर लो। जैसे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इसमें मैं चाहूं तो x के गुणांकों को बराबर कर सकता हूं, चाहे तो y के गुणांकों को। सोचो अगर मुझे x के गुणांक बराबर करने हैं तो मैं क्या करूं। इसका सिंपल सा तरीका होता है ये कि जिसके गुणांक बराबर करने हैं उस चर के, जैसे समीकरण 1 में x की गुणा में 5 है तो 5 की गुणा कर दो समीकरण 2 में, और समीकरण 2 में x की गुणा में क्या है 7 है तो 7 की गुणा कर दो समीकरण 1 में। तुम्हारा क्या आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 5 7 35, नीचे बन जाएगा 7 5 35। तो x के जो गुणांक है वो बराबर हो जाएंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो मुझे y के गुणांक बराबर करने हैं, यहां पर y का गुणांक है 4, यहां पर y का गुणांक है 2, तो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। क्यों, समीकरण 1 में खाली 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो मैं यही करूंगा। मैं स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, सबसे पहला स्टेप ये है विलोपन विधि का कि किसी एक चर के गुणांक तुम लोगों को बराबर करने हैं। तो तुम यहां पर क्या करोगे, समीकरण 1 में मैं 2 से गुणा कर दूंगा, 2 से गुणा करने पर जब मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखो जरा, ये बन जाएगा भाई साहब कि आपका 2 गुणा 5x माइनस 2y बराबर 16। तो हमारे पास बन गई 5 दूनी 10x माइनस 2 दूनी 4y बराबर, दोनों तरफ गुणा होगी, सीधी सी बात है, LHS और RHS दोनों तरफ गुणा होगी ताकि इक्वेशन का बैलेंस बना रहे। 16 दूनी 32 है ना। सो ये हमारी समीकरण बन गई। अब तुम देख सकते हो, इसे मैं कह देता हूं समीकरण नंबर 3। अब तुम देख सकते हो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 में जो चर है y, उसके गुणांक बराबर हो गए। अब तुम्हारा इक्वेशन नंबर, स्टेप नंबर आ जाएगा 2, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है भाई, देखो स्टेप नंबर 2 में तुम क्या करोगे, समीकरण जिन जिन समीकरणों में तुमने गुणांक बराबर करें उन समीकरणों को या तो आपस में जोड़कर या फिर आपस में घटाकर उस चर को विलुप्त कर दोगे, उस चर को गायब कर दोगे जिसके गुणांक तुमने बराबर करे हैं। तो देखो यहां पर हमें y को गायब करना है, तो या तो हम इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब ये कैसे पता लगेगा कि कब जोड़ें कब घटाएं, तो देखो जब आपके गुणांक के चिन्ह एक जैसे हों, जैसे यहां पर भी माइनस है यहां पर भी माइनस है, या फिर यहां पर भी प्लस होता और यहां पर भी प्लस होता, तब तो आप इन्हें घटाओगे। और अगर चिन्ह अलग अलग हैं, मान लो यहां पर माइनस है यहां पर प्लस होता, तो आप क्या करते, इन्हें आपस में जोड़ देते। जब चिन्ह एक जैसे होंगे तब घटा दोगे, जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो जोड़ दोगे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर घटा दूंगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से मैंने समीकरण 2 को घटा दिया। घटाएंगे कैसे ये भी सीख लो। समीकरण 1 में से 2 को घटाना है ना, समीकरण, सॉरी 1 नहीं यार, ये मैंने गलती से लिख दिया, समीकरण 1 में से 2 को नहीं घटाना हमें। हमें क्या करना है, समीकरण, देखो गुणांक कहां पर बराबर हुए हैं, 3 और 2 में, तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाना है। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा, ये बन जाएगा समीकरण 2 कितनी है, 7x माइनस 4y बराबर 2, 7x माइनस 4y बराबर 2, और ये है 10x माइनस 4y बराबर 32।
10x माइनस 4y बराबर 32। तो बेटा जब घटाते हैं तो घटाते वक्त पता है क्या होता है, घटाते वक्त हम चिन्ह बदल देते हैं। घटाते वक्त हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, है ना। तो जैसे ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ऐसे चिन्ह बदल देते हैं घटाते वक्त। जोड़ते वक्त नहीं बदलने पड़ते, हमें घटाते वक्त बदलने पड़ते हैं। तो 7x में से 10x गया, 3x बचा। 4y माइनस के 4y प्लस 4y, माइनस के 4y प्लस 4y तो 0 हो जाएगा, बराबर 7x में से 10x जाएगा, माइनस के 3x बचेगा। और 2 में से 32 जाएगा तो माइनस के 30 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटेंगे 3 धाम 30, x बराबर आ गया 10 के। ये लो भाई, x का मान आ गया 10। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, देखो भाई, स्टेप 3, स्टेप नंबर 3 वही है जो स्टेप नंबर कौन सा था, स्टेप नंबर 3 वही है जो कि स्टेप नंबर 3 था हमारा प्रतिस्थापन विधि का। क्या करोगे, जो भी मान निकल कर आया उसे चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, तुम्हारा काम हो गया। मैं x का मान समीकरण 2 में रख रहा हूं इस बार। पिछली बार 1 में रखा था, इस बार 2 में रख देते। समीकरण 2 में रखने पर कहीं भी रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो अपनी जेब में रखो, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा 7 गुणा 10 माइनस 4y बराबर 2। तो 7 धाम 70, ये हो जाएगा 70 माइनस 4y बराबर 2। तो अपने पास कितना आ गया, ये आ गया 70, इधर जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 4y बराबर 2 माइनस 70। तो हमारे पास आ गया माइनस के 68, 4 इधर भाग में चला जाएगा तो ये आ गया हमारे पास कितना, माइनस के 68 बटे माइनस के 4। माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। तो y का मान आ गया 17। तो बेटा अब तुम देख सकते हो जो तुम्हारे मान निकल कर आए हैं x और y के, वो अभी भी वही हैं, वो अभी भी वही हैं जो कि हमारा प्रतिस्थापन विधि से आए थे। तो बेटा तुम क्वेश्चन को किसी भी विधि से हल करो, ठीक है। तुम एक क्वेश्चन को किसी भी विधि से हल करो, उसके जो आंसर निकल कर आने वाले हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे। चाहे तुम उसे प्रतिस्थापन से कर लो, चाहे तुम विलोपन से कर लो, चाहे तुम वज्रगुणन से कर लो, जो कि तुम्हारे सिलेबस में अभी है नहीं, ठीक है। तो भाई आई होप तुम लोगों को ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेटा जैसे स्टेप 2 में प्रतिस्थापन विधि में मैंने तुम्हें बताया था 3 कंडीशन बनेंगी, ठीक है। या तो तुम्हारा समीकरण का हल निकल कर आ जाएगा, जैसे यहां पर हुआ था, यहां पर समीकरण का हल निकल के आ गया था, ठीक है। तो तुम्हारा अद्वितीय हल होगा। स्टेप नंबर 3 में तुम क्या करोगे, इस चर का मान रख के दूसरे चर का मान निकाल लोगे, आंसर आ गया। या फिर तुम्हारे पास सिचुएशन बनेगी कि तुम्हारा स्टेप नंबर 2 में समीकरण में से चर गायब हो जाएगा, जैसे प्रतिस्थापन विधि में समझाया था। तो यहां पर भी सेम कंडीशन बनती है जो प्रतिस्थापन में बनती है। अगर समीकरण सत्य है तो अपरिमित रूप से अनेक हल, और अगर समीकरण सत्य नहीं है तो बच्चों हमारा कोई हल नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक। चलो तो बेटा देखो, इस क्लास में मैंने तुम्हें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और तुम्हारा ग्राफीय विधि और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल कीमत 50 रुपए, ठीक है। अगर मैं एक पेंसिल की कीमत को x मानूं और एक पेन की कीमत को मैं y मानूं, तो तुम्हारी पहली समीकरण बन गई 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपए, और 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत 46 रुपए, यानी कि 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपए। x क्या है, एक पेंसिल की कीमत और y क्या है, एक पेन की कीमत, है ना। तो ये दोनों चीजें तुम्हारे पास हैं, समीकरण दोनों तुम्हारे पास बन गई है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इसे ग्राफीय विधि से हल करने जाओगे, बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा, तो बनाना मत, फालतू में टाइम खराब होगा। मैं पहले ही बता देता हूं, इसे सिंपल किससे हल करो, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है। बाकी मैं तुमसे मिलता हूं सीधा तुम्हारे बोर्ड बूस्टर के अगले सेशन में, अगली क्लास में, जहां पर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आई होप
तुम लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा, सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी बच्चों। तो अपनी इस क्लास को अपने दोस्तों को जरूर भेजना, उन्हें बता दो कि कमल सर की क्लास, कमल भैया की क्लास जो है वो पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम पे चल रही है, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें मुझे ढूंढना है तो ढूंढ लो भाई, ढूंढने को तो भगवान भी मिल जाते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं नहीं बता सकता कि आईडी वाईडी क्या है, लेकिन तुम ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो, क्या पता भगवान मिल जाए या मैं मिल जाऊं, ठीक है। तो चलो फिर आज की जो हमारी क्लास है इसे हम यहीं पर एंड करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच, आज की क्लास में मुझे बड़ा मजा आया, ठीक है। आई होप तुम लोगों को भी आया होगा। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट अपने सेशन में बोर्ड बूस्टर के, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट के बोर्ड बूस्टर भी बच्चों चल रहे हैं, एसएसटी के, हिंदी के, ठीक है, इंग्लिश के, तुम्हारा रसायन विज्ञान का, तुम्हारा भौतिक विज्ञान का, जीव विज्ञान का, इन सब का बोर्ड बूस्टर भी चल रहा है। तो जाकर उन वीडियोस को भी देखो। इससे पहले जो मैथ्स की वीडियो है उसमें मैं बहुपद और तुम्हारा वास्तविक संख्या इनका ऑलरेडी रिवीजन करा चुका हूं, तो उन्हें भी जाकर देखो। बाकी मैं तुमसे मिलता हूं सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।